हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फायरबर्न क्लासेज में। जैसा कि नाम है हमारे चैनल का फायरबर्न क्लासेज, वैसा ही हम लोगों का काम भी है। हम वैसे ही आग भी लगवाते हैं और जलाते भी हैं। इसी तरह हमारे साथ न्यू कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करें। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है आपको पता भी होगा। जैसा कि आपको थंबनेल और बैनर में लिखा दिखा होगा कि अगर हिम्मत है तो भूल के दिखा देना। हम एक बार पढ़ाएंगे, आपके अंदर हिम्मत है तो भूल के दिखा देना। चलिए बढ़ते हैं आगे। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जैसा कि चैप्टर का नाम है वैसा ही इसका काम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब दो अलग अलग पदार्थ जो होते हैं ना, टुकड़े कह दें कुछ कह दें, पदार्थ जो होते हैं वो जब आपस में संयोग करते हैं और किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसके गुणधर्म उसके पुराने वाले गुणधर्मों से भिन्न हो। जैसा कि एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों जो है इन दोनों मिल करके पानी यानी जल का निर्माण करते हैं, जिससे आप लोग अपना गला तर करते हैं, उसी पानी का निर्माण करते हैं। इस पानी के निर्माण में देखिए कि पानी जो होता है, जल, ये आग को बुझाने का काम करता है, जबकि जो हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है इनकी जो प्रकृति होती है ये ज्वलनशील होती है। अतः जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तब एक नया जो ये बना ना H2O यानी जल, इसकी जो रासायनिक केमिकल जो इसके गुणधर्म हुए वो अपने मूल तत्व से भिन्न होते हैं। ठीक है, और जो भी उत्पाद बनता है ये जो भी ये H2O बन गया, इसके बाद ये फिर से वही भौतिक विधियों द्वारा, भौतिक विधियों का मतलब ये हो गया जैसे वाष्पीकरण हो गया, आसवन हो गया, ऊर्ध्वपातन, और अब केंद्रीय कक्षाओं में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। तो इनके द्वारा, भौतिक विधियों के द्वारा अपने मूल घटकों यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन में वापस विघटित यानी वापस अलग नहीं हो सकते हैं। इनको अलग करने के लिए आपको किसी रासायनिक अभिक्रिया करनी ही पड़ेगी। भौतिक जो हमारी अभिक्रियाएं होती हैं उनके द्वारा ये अब घटित नहीं होते हैं। अब देखिए अगला जो है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या इंक्लूड होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रिया में जैसे यहाँ पे लिखा है, इनकी अवस्था में परिवर्तन होता है। अब जैसे गैस के स्टेट में होती है, हाइड्रोजन भी गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, दोनों मिल जाती हैं और जल का निर्माण करती हैं H2O, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, रंग में परिवर्तन, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कोई भी रिएक्शन होती है जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें कलर में परिवर्तन हो सकता है, और भी बहुत से। तापमान में परिवर्तन, जैसे हीट निकलना, गैस का उत्सर्जन, गैस भी बहुत सी अभिक्रियाओं में निकलती है। केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ, प्रतिदिन होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप लोग खाना तो चबिया जाते हैं, और वो जब पचता है तो उस खाने के पाचन यानी भोजन का जो पाचन होता है उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। पेट में आपके क्या पाया जाता है जी? HCl का है से खाने के साथ रिएक्ट करता है, तो वहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया। आप सांस लेते हैं, फेफड़े को फाफड़ा बनाते हैं, इतनी ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, तो वहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया। अब मान लीजिए दूध है, आपने उसमें नींबू डाल के उसका दही बना दिया, या किसी भी प्रकार से उसका दही बना दिया, खट्टा खट्टा किसी भी प्रकार का दही बनाया, तो अब का आप दही से आप उसको वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना जी। इसी तरह ये रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि उन्हें भौतिक प्रकार द्वारा वापस उनके मूल रूप में विघटित नहीं किया जा सकता। अब लोहे पे जंग लग गया तो क्या आप उसको वापस चिपका देंगे उसी में कि नहीं जी तुम इसी में वापस चिपकोगे? इसी तरह एक और रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है मैग्नीशियम का दहन। जैसे कि ये मैग्नीशियम का जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम की एक स्लिट आती है, मैग्नीशियम को जब जलाते हैं, कोई भी चीज़ जलती कब है? जब उसे ऑक्सीजन मिलती है। भाई ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज़ नहीं जलेगी। आप रख लो एक कैंडल को जला करके, उसके ऊपर ग्लास रख दो, थोड़ी देर बाद वो अपने आप बुझ जाएगी क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इसी तरह जब मैग्नीशियम का दहन होता है तो वहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। और इसी तरह आगे रुकिए, आगे बढ़ते हैं अभी। अब यहाँ पर हमको दो नए टर्म मिलेंगे, जैसे कि अभिकारक
और उत्पाद। अजी अब हम आपको बताएंगे अभिकारक का। अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को जब हम जलाए तो मैग्नीशियम एक कोई पहले हमारे पास कुछ टुकड़ा था, उसको हमने जला दिया, तो जलाने के बाद जो बचा अभिक्रिया हो गई ना, तो इस अभिक्रिया होने के बाद जो बचा वो उत्पाद कहलाया, जो पाउडर बचता है सफ़ेद सफ़ेद। ये जो पहले था ना जी तत्व, ये हमारा जो था ये अभिकारक का नाम कहलाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निर्माण होता है वो पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं, जैसा कि ऊपर दिया गया है। अब जैसे एक ये एग्जाम्पल है आपका H2+O2, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमें लगता है कि बढ़िया हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिल करके पानी का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में बताया भी गया है कि मूल गुणधर्म से भिन्न होते हैं, दोनों ज्वलनशील होते हैं। अजी ये ज्वलनशील नहीं होता है तो पानी और बुझाता है आपको। जी कहाँ है तुम्हारी नजरें? यूट्यूब पे रखो, एकदम नजरें एकदम स्क्रीन पे रखो, यूट्यूब पे हमको सुनते रहो। अगर अभी तक का कुछ अच्छा लगा हो पढ़ने में तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। जैसे कि अब अगला ये जो हमारा टर्म आ रहा है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण अब किसे कहते हैं, ये एक अच्छा प्रश्न है जो कि यूपी बोर्ड में तो ज़्यादातर पूछा ही जाता है, साथ ही बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता होगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि ये समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं ना, जो दो एलिमेंट होते हैं, इनके बीच में जमा बोले तो प्लस का निशान लगाते हैं, हम जोड़ देते हैं इनको, फिर कुछ बना करके इनके बीच में जोड़ देते हैं। इन्हें हम सूत्रों की सहायता से जब लिखते हैं, इनमें कुछ Na इस तरह लिखते हैं ना, तो उसी को उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण। अब हम इसको इतना तो नहीं लिखेंगे ना जी, नाइट्रोजन प्लस क्लोरीन फिर बना ये नमक, इतना लंबा थोड़ा जी लिखेंगे। हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे Na+Cl गिवन आउट NaCl। तो इसको हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है ना जी। अब जैसा कि हम आपको आगे बताएंगे, जैसे एग्जाम्पल में है मैग्नीशियम रिबन का वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन। अभी हमने पीछे आपको बताया ही होगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज़ जलती है, तो जैसे मैग्नीशियम का जी हम दहन करेंगे ना, तो वहाँ पे इससे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और यहाँ देखिए अभिकारकों का एक इम्पोर्टेंट नोट है, ये अभिकारकों तथा उत्पादों को उनकी भौतिक अवस्था के अनुसार क्रमशः, जैसे सॉलिड है, ठोस ठोस, ठोस का मतलब जानते हैं ना, जो कठोर मुंह पे मार दे कि मुंह टूट जाए, उसको हम सॉलिड बोलते हैं, ठोस। लिक्विड बोले तो द्रव, जैसे कि पानी होता है, तेल होता है, सब द्रव होते हैं। ठीक है, और गैस, गैस तो आप जानते हैं कितने दूर दूर सूंघ जाते हैं आप हैं। और एक्वार्ड मतलब जली विलयन, जैसे शरबत नहीं पीते हैं आप लोग, इसे जली विलयन की श्रेणी में रखते हैं हम। चिन्हों द्वारा इन्हें प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि अगर आप ये चिन्ह नहीं लगा रहे हैं ना जी, तो क्या होगा कि आपका जो समीकरण है वो गलत कहलाएगा। ठीक है, वो सही नहीं माना जाएगा। अब समीकरण जैसे हमने लिखा ना जी, इधर सुनिए, कहाँ जाता है जी, मार्कर भग जाता है। समीकरण लिखना Mg+O2 गिवन आउट 2MgO, यानी कि ये जो अभी समीकरण है ना जी, ये अभी भी पूरी तरह से संतुलित नहीं है, अभी कंकाली समीकरण है, यानी असंतुलित समीकरण है। हमने अभी इसे संतुलित नहीं किया है, ये गलती से लिख दिया था। हम आपको अभी बताएंगे संतुलित कैसे किया जाता है जी। अब देखिए रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करने जा रहे हैं। देखिए ये Fe है, Fe बोले तो आयरन लोहा जिसकी कील होती है, H2O बोले तो पानी। ठीक है, तो ये हमारा लोहा हो गया, ये हमारा पानी हो गया, ये Fe3O4 हो गया, H2 हो गया। हमने तो ये ब्रैकेट लगा दी हैं, आप मत लगाइएगा, वैसे लगाए नहीं जाते हैं, समझाने के लिए हमने लगाया। तो क्या होता है ना कि जो जैसे Fe है, एक Fe इधर है और 3 Fe इधर है, तो उत्पाद ये जो कैटेगरी कहलाती है, जो एरो होता है ना जी, ये एरो के इस साइड वाले पार्ट ये उत्पाद कहलाता है, और इसके पहले वाले जो पार्ट होता है ना, इसे कहते हैं, ये जो भाग होता है ये जिसमें FeH2, ये अभिकारक कहलाते हैं। इधर ये लोग अभिकारक हो गए, ठीक है, इधर ये लोग उत्पाद हो गए। तो हमने दोनों को कैटेगराइज कर लिया, यानी बांट दिया कि भैया तुम उत्पाद वाले Fe इधर रहोगे, अभिकारक में कितने Fe हैं हम उन्हें यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना जी, ये भी ठीक है। चलो अब हम इसको थोड़ा जूम आउट कर लेना जी, दिखेगा। अब जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे ना, अब ये देखिए
यहाँ पे जो है 3 Fe है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। और यहाँ पे कितना है जी, एक है ये ब्रैकेट के अंदर हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना जी, तो उसे ऐसे ही रहने देंगे। तो उत्पाद में जो है हमारे 3 ठो Fe हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं जी, दिख नहीं रहा, कलर चेंज होगा वो। चलो ये हमारे जो 3 उत्पाद में देखो ये 3 ठो हैं, ठीक है। इधर देखो, इधर एक Fe है, तो क्या करेंगे हम लोग, हाँ इधर जो देखेंगे हाइड्रोजन, इधर जी 2 है, इधर भी 2 है, वो तो ठीक है। ऑक्सीजन जी इधर 4 है, उत्पाद में जो है ऑक्सीजन 4 है, हमें इधर 4 करना है, तो यहाँ पे भी 4 का गुणा करना ही पड़ेगा ना जी, क्योंकि 4 ऑक्सीजन जब इधर होंगे तब इधर का बैलेंस होगा। अब देखते हैं जी, 3 ये इधर जो है उत्पाद साइड 3 ठो हमारे आयरन Fe हैं, बोले तो लोहा, ये 3 ठो हैं। तो इधर मैनेज करने के लिए हम केवल गुणा कर सकते हैं, वो भी किन का गुणा कर सकते हैं, वो नंबर का जो वास्तव में जो है दिखाई देते हैं, बोले तो नेचुरल नंबर। जैसे कि हो गया अपना 3, इसका गुणा कर दिया हमने यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या कर दिए थे जी, 4 का गुणा किए थे। यहाँ पे ये O4 है, तो इधर 4 इधर 4, ये बराबर हो गया ना O। ये हमारे जो H थे ये इधर 2 हैं, इधर जी 8 हो गए, तो इधर 4 का गुणा कर दिए हम हैं। तो ये देखिए गिनती मारिएगा अब, हाँ इधर 3 Fe, इधर भी 3 Fe, इधर जो है 4 ठो O थे, इधर भी तो हो गए ना जी, ये देखो हो गए। इधर ये जो 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 8 हाइड्रोजन हो गए, तो कुल मिला के तो बैलेंस हो गया। तो करना होता है, अब देखो इनको जूम आउट किया जाए। अब कहा ना कि ये ब्रैकेट के साथ नहीं लिखा जाता है ना, तो ब्रैकेट को जी हम उचका दिए, ब्रैकेट हटा के 3 Fe बैलेंसी के साथ पूरा बढ़िया 3 Fe, फिर 4H2O। अब देखिए लोहा जो होता है ना जी थोड़ा कठोर होता है, कठोर, उससे सॉलिड लिखते हैं H2O 4, H2O इसे लिक्विड फॉर्म में लिखते हैं। Fe3O4 ये हमको फिर सॉलिड स्टेट में रिएक्शन के बाद मिलता है, तो हम इसे फिर से ठोस होता है ये, तो उसी तरह S लिख दिए। अभी हमने ऊपर बताया था ना जी आपको, यहाँ पे देखिए ये टेबल, यहाँ पे लिखा था S सॉलिड ठोस के लिए होता है, L लिक्विड द्रव के लिए होता है, अब बाकी ये जो होता है गैस है, ये बाकी सब के लिए होता है, जलीय विलयन के लिए AQ लिखते हैं हम लोग। अब नीचे आइए, इधर देखिए 3Fe सॉलिड है, अब प्लस में लिखा, प्लस जमा बोले तो रिएक्शन कराने के लिए दो जो हमारे यौगिक होते हैं उनके रिएक्शन के लिए हम जमा यानी प्लस का निशान लगाते हैं जी, तो इसे प्लस लिखा। अब फिर ये रिएक्शन, ये जो है ना ये तीर ये वाला, इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया का चिन्ह, इससे पता चलता है कि अभिक्रिया हो रही है। Fe3O4 ये जो है ना ठोस है, अब 4H2 ये गैस के फॉर्म में हमको मिला है। तो अब समझिए ये बात कि ये जो तीर होता है ये इसे, इसके इस साइड जो है ये उत्पाद लिखे जाते हैं, ठीक है ना जी, ये उत्पाद होते हैं, इसके पहले अभिकारक होते हैं, ठीक है। अब 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक मिल करके उत्पाद बनाते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा जी। ये जो प्रश्न था ना ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये जी आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, अभी हम आपको लिख के दे रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, आएगा ये परीक्षा में ज़रूर आएगा। अब देखिए अगला जो है, अच्छा चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किए हो ना जी, तो जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, कहे से हमारा दिमाग थोड़ा अलग चलता रहता है, तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, हमें भी खुश करिए जी, लाइक करिए। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको सही लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए, एक दो वैसे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, वो उनका भी भला हो, हाँ करिए जल्दी से करिए ना। आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दिए ना जी। तो सुनिए, अब ये जो है संतुलित रासायनिक समीकरण का जो महत्व होता है वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। सुनिए, द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम होता है, न्यूटन बाबा ने शायद दिया था, हमें भी याद नहीं इतना एग्जैक्ट, पर हाँ दिया था किसी ने। इस नियम के अनुसार जो होता है द्रव्यमान बोले तो मास, MASS, आप लोग उसको भार कहते हैं, भार वैसे नहीं होता, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान एक ऐसी भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है जी, ठीक है। तो कंक्लूजन का निकला, जैसे आप ना ही ये 10 किलो है, आप इसको पृथ्वी में रखें तो भी ये 10 किलो, चंद्रमा रखेंगे तो वहाँ पे इसका वेट बढ़ेगा, वो एक फॉर्मूला होता है, वो आप आगे पढ़ेंगे अभी, तो उसमें आपको बताया जाता है। तो मास ना ही जो द्रव्यमान होता है
वो ना तो आप बढ़ा सकते हैं और ना ही उसे घटा सकते हैं। आप इसे, जैसे 1 किलो का पत्थर था, आप इसे काट के अलग कर सकते हैं, पर आप इस 1 किलो के पत्थर का वजन नहीं कम कर सकते ना जी। जो इसका द्रव्यमान था उसे आप नहीं कम कर सकते। तो इसका कंक्लूजन, परिणाम का निकलता है ना। अतः अभिक्रियाओं के दोनों तरफ, यानी कि जब आप अभिक्रियाओं को दोनों तरफ देखेंगे तो अभिकारक और उत्पाद दोनों के अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अभी हमने आपको बताया था ना जी यहाँ पे कि ये जो हम बैलेंस करवा रहे थे दोनों साइड एक एक करके, वही बात है यहाँ पे कि हमें बैलेंस करना पड़ता है ताकि दोनों साइड के जो अणु है ना वो बराबर रहे। यहाँ पे लिखा है अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अणु नहीं है जी, परमाणु है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के अब हम प्रकार पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप की होती हैं रासायनिक अभिक्रिया। भी थोड़ा 200-400 टाइप की होंगी तो कुछ लिमिटेड ना। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया, पहले जो हमें अभिक्रिया मिल रही है ये है संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि संयोग होना, मिलना। जैसे आप कभी अपने महिला मित्र से मिलते होंगे तो उसे हम संयोग बोलते हैं। आपके जो मित्र होंगे वो आपको कहते हैं बड़ा संयोग का दिन है आज। तो उसी तरह संयोजन अभिक्रिया का मतलब जो होता है ना जी, उसका मतलब होता है जुड़ना। तो इस अभिक्रिया में जो होता है 2 या 2 से अधिक अभिकारक, यानी 2 या 2 से अधिक जो अभिकारक बोले तो वही जो हमारे डिब्बे में हम रखते हैं इसे जमा करके, वही होता है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर एक सिंगल एकल उत्पाद प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारे डब्बे का मतलब आप गलत ना निकालिएगा, इसका मतलब ये है कि जो अभिकारक में हम तत्व लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं, यौगिक लेते हैं, कुछ भी हम लें उसे हम जो है डिब्बे के अंदर रखते हैं, इसी को हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है। ये जो है तीर के जो पीछे साइड होता है ना वो अभिकारक कहलाते हैं। ये जो तीर होता है ना जी इसके पीछे वाले ये अभिकारक कहलाते हैं। ये जो आगे वाले होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है। तो उत्पाद अभिकारक में एकदम अंतर आप स्पष्ट रखिए। ठीक है ना जी। तो इसके कहने का मतलब है संयोजन अभिक्रिया का कि इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ जो होते हैं ना वो मिल करके 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, जितने हों, मिल करके एक सिंगल, केवल एक है उत्पाद बनाएंगे, उससे ज़्यादा ना बनाएंगे, उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। यही संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसमें लिखा ना जी, ये अभिकारक है, ये अभिकारक है A+B, इसने क्या बनाया जी, C बना दिया। ठीक है। तो ये क्या हो गया, A+B गिवन आउट टू C। तो ये एक उत्पाद हो गया। ये 2 अभिकारक मिलकर के बनाते हैं। स्ट्रक्चर हमने जो इसका लिखा है। अब आगे देखिए, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पानी का निर्माण, यानी पानी बनना। अब हाइड्रोजन गैस तो होती है, गैस फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में होती है, और दोनों जब जी मिल जाती है ना, यहाँ देखिए इधर मिल गई। अब इनकी जो है रिएक्शन हुई, इससे क्या है बना, H2, यानी पानी बन गया। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, समझिए। अब कोयले का दहन, कोयला बोले तो कोयला आप सबने देखा होगा, वैसे भी सब मिल जाता है आस पास, लकड़ी जलाने के बाद बचता है। तो कोयला बोले तो कार्बन, सी से कार्बन होता है। सॉलिड बोले तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। किसी भी चीज़ को हमने बताया था अभी कि कुछ भी आपको जलाना हो धरती पे या कहीं पे, तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो यहाँ पर जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये हमारे लिए वैसे ज़्यादा लाभदायक नहीं है, पेड़ों के लिए लाभदायक होती है, उनको सांस लेने में मदद मिलती है जिससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। देखिए हम आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए थोड़ा सा कर दीजिए। वैसे भी कौन सा आपका पैसा ले रहे हैं हम। हाँ तो कर दिए ना आप, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिए ना वीडियो को। तो अब सुनिए, अगला जो टाइप है उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जब एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पादों में, प्रोडक्ट में यानी बदल जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। कोई एक इधर यौगिक होगा, वो 2 पार्ट में टूट जाएगा, यानी कि 2 अलग अलग यौगिकों में टूट जाएगा, तो इसी को हम वियोजन अभिक्रिया, वियोजन से पता ही नहीं चलता है, वियोग जैसे होता है यानी दुख होना, और इसका वियोजन का मतलब होता है अलग होना, टूटना, वही है जी यहाँ पे। ठीक है। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, इन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला हो गया उष्मीय वियोजन,
इसमें क्या होता है, अभिकारक को जो है ना जी, काम नहीं करता ये पेन। अभिकारक को ऊष्मा अर्थात गर्मी द्वारा वियोजित किया जाता है। आप समझे ऊष्मा का मतलब क्या है, गर्मी। जैसे आपने इसके ऊपर दूध रख दिया, आपकी गैस है उसके ऊपर आपने दूध रख दिया, अब दूध में जो है पानी भी आपने मिलाया है, तो उसको अब जब आप गर्म करेंगे ना जी, ऊष्मा देंगे, तो क्या होगा, पानी निकल जाएगा, आपका दूध थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है ना जी। इसके आगे सुनिए, अभी यहाँ पे हमको एग्जाम्पल में जो दिया गया है वो दूध वाला एग्जाम्पल हमने आपको इसे समझाने के लिए थोड़ा बताया है, इसे समझिए, इसे आपको पेपर में लिखना है। CaCO3 जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है, इसे ये जो हम ये चिन्ह बना है ना जी एरो के ऊपर, ये इसे गर्म करने का चिन्ह बोलते हैं, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना जी। तो इसके बाद जब ये CaCO3 बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हम गर्म करेंगे ना तो कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल जाती है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम का नॉर्मल मोनोऑक्साइड, तो ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। इसके आगे चलिए अब चलते हैं थोड़ा, ये जी चलता काहे नहीं है ये, वैद्युत वियोजन के द्वारा। अब देखिए जो वियोजन की प्रक्रिया थी उसी में आता है वैद्युत वियोजन। अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं, ये जी चल जाया करो तुम। वियोजन अभिक्रिया ये हम यहाँ पर देख रहे थे, देखिए ये यहाँ पे थी वियोजन अभिक्रिया। अब इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वैद्युत वियोजन, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण जो वियोजन होता है उसे वैद्युत वियोजन कहते हैं। आप मतलब समझिए कि जब इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बहाई जाए या करंट लगाया जाए किसी चीज़ में, उससे जो है वियोजन हो, यानी कोई पदार्थ दो पार्ट में यानी दो टुकड़ों में टूटे, उसे हम वैद्युत वियोजन कहते हैं। अब समझिएगा इसे जी, चलो यार चलता नहीं है जी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना 2H2O लिक्विड फॉर्म में है ये। अब हमने क्या किया इस पे जी, इलेक्ट्रिसिटी चला दी, लगा दिया इसमें पानी, तो धीरे धीरे करके हाइड्रोजन नामक गैस निकली, फिर ऑक्सीजन नामक गैस निकली। तो ये वैद्युत वियोजन का एक उदाहरण हुआ जी। रुकिए, चल नहीं रहा जी। हाँ तो बेटा हम आ गए थे कहाँ पे, प्रकाशीय वियोजन में। इसमें जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है सारा खेल होता है। ठीक है, इसमें आप बिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कुछ नहीं कर सकते। इसमें लिखा ही है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो वियोजन अभिक्रिया पूर्ण होती है उसे ही प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो इसके लिए अब क्या है, जैसे 2AgCl है हमारा, इसे हम लोग कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। ये है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में इसे रखा, ये चांदी यानी सिल्वर में या क्लोरीन में टूट जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का उपयोग पहले आपने देखी ना होगी, कलर टीवी जब चला करती थी, कलर वाली फोटो ब्लैक सी, उस जमाने में इसका प्रयोग किया जाता था श्वेत फोटोग्राफी के रूप में। ठीक है, अब तब का जमाना था ये, तब यूज किया जाता था इसे। ये जी चलता नहीं है हमारा ये। चलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब मारिए। तो आप कर दिए ना जी चैनल को सब्सक्राइब। चलिए वीडियो को लाइक भी करना है जी, उसको भी कर दीजिएगा। हाँ तो चलिए देखिए हम आ गए हैं, अब तीसरा नंबर हमारा आ चुका है, वो है का विस्थापन अभिक्रिया। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ई वाला नहीं जी, थोड़ा लाल लाल करने का, ये भी नहीं अच्छा है जी, गुलाबी रखते हैं। चलिए हाँ तो विस्थापन अभिक्रिया, इसका मतलब क्या है, विस्थापन से सीधा स्पष्ट हो रहा है। विस्थापन का मतलब होता है कि दूसरे को हटा करके खुद उस स्थान पर बैठ जाना। तो ठीक उसी प्रकार है इस अभिक्रिया में ना, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है, जैसे आप हैं, आपसे कोई ताकतवर है, आप फ्रंट सीट पे बैठे हैं, वो आपसे ताकतवर, आपको उठा के फेंक दिया, खुद उस जगह पे बैठ गया। तो ऐसे जो अभिक्रिया होती है ना, इस अभिक्रिया में जो क्रियाशील तत्व होते हैं अधिक क्रियाशील, वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, यानी हटा देते हैं और वहाँ पर खुद बैठ जाते हैं। इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम आपको इसके एग्जाम्पल से समझाएंगे। देखिए जी, जैसे लोहा है, ये ज़्यादा ताकतवर है, काहे से,
कॉपर से, ये जो ये बैठा ना जी, ये छोटा सा कॉपर इससे ज़्यादा ताकतवर है। अब ये क्या करेगा, ये इसको मार देता है, तो इसे हटा देता है यहाँ से, अपना खुद इधर बैठ जाता है। लोहे का जो सल्फेट होता है, हम इसे फेरम सल्फेट कहते हैं, फेरस सल्फेट, ये भी आगे पता चलेगा। इसे, इसका मतलब लोहे के सल्फेट का निर्माण करता है जी। अब फिर यहाँ पे कॉपर को निकाल देता है, लगे बेचारा घर से अलग हो गया, इसको कर दिया, निकलो भैया तुम, आंधी हो यहाँ से। अब देखिए इसके बाद आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें जो होता है दो अभिकारकों के आयनों में आदान प्रदान होता है। समझिए, जो दो अभिकारक, ये अभिकारक किस साइड होते हैं, ये जो एंगल है ना जी, इसके इस साइड वाले दोनों अभिकारक कहलाते हैं, ये जितने भी हों इधर ये अभिकारक कहलाते हैं, इस साइड वाले प्रोडक्ट यानी उत्पाद कहलाते हैं। तो इसमें क्या होगा ना जी, देखिएगा अभी हम आपको बताएंगे। ये जो Na2SO4 है इसे हम कहते हैं सोडियम सल्फेट, और ये BaCl2 को बेरियम क्लोराइड। अब ये क्या करेंगे ना, Na जो है वो Cl की जगह पे बैठ जाएगा, यानी Na जो है Ba की जगह पे, बेरियम की जगह पे बैठ जाएगा। ये सोडियम है जी, और ये बेरियम की जगह पे जाके बैठ जाता है, और ये जो हमारा बेरियम है ये जाके हमारे सोडियम की जगह पे बैठ जाता है। इन दोनों ने जो अपने आयन चेंज कर लिए हैं। अब जैसे हम आपको बताएं, Na-SO4 ये दोनों अलग अलग आयन है, ये 2 निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये दोनों अभी साथ थे। अब क्या हुआ कि एक नया आया, उसका नाम क्या था, बेरियम। ये जो है SO4, इसने अपना ये आयन छोड़ दिया, और इसके Ba के Cl के साथ ही अपना निकल लिया। तो ये दोनों मिलकर के देखिए इधर NaCl बनाए हैं। और ये जो है हमारा बेरियम जो था ये 2 पॉजिटिव होता है, इसकी जो ऑक्सीकरण क्षमता नहीं कहते हम, वो 2 पॉजिटिव होती है। SO4 जो होता है ये हमारा हमेशा 2 निगेटिव रहता है, ठीक है। तो इन दोनों की जब रिएक्शन कराई जाएगी तो इससे क्या बनता है जी, BaSO4 बनता है। इसको हम कहाँ रखे हैं जी, ये देखिए ये हमारा BaSO4 आ गया। इन दोनों ने जो है अपने जो है, जैसे Na-SO4 था, इन दोनों ने अपने जो है ये आयन ये चेंज कर लिए हैं एक दूसरे से। ये Ba था BaCl2, तो इन दोनों ने जो है अपने स्थान चेंज कर लिए हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब बेरियम सल्फेट जो है ना जी, ये BaSO4 के सफ़ेद अम्लीय अवक्षेप के रूप में बनता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका एक कटोरा है, भीख मांगने वाला मत समझिएगा जी, इसमें आपने पानी भर रखा है, ठीक है। ये जो है बेरियम सल्फेट, ये नीचे इधर गाढ़ा गाढ़ा या फिर किसी भी प्रकार का हो, यानी छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे टुकड़ों में इधर जमा हो जाता है। ये घुलता भी नहीं है, इसमें अभिलेय भी है, ये अवक्षेप के रूप में। अवक्षेप का मतलब होता है नीचे बैठ जाना, नीचे बैठा हुआ, तो अवक्षेप जो है अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना जी। चलिए आगे चलते हैं। अब अजी चल जाया करो, हमें उंगली का यूज करना पड़ रहा है जी। अपचयन और उपचयन और अपचयन, जो अगला जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है वह है उपचयन और अपचयन। अब इसे ध्यान से समझिएगा, एकदम कंसंट्रेट होकर के। इसमें क्या होता है, उपचयन का जो मतलब होता है, उपचयन का मतलब होता है पदार्थ में जो ऑक्सीजन की वृद्धि, यानी कि जो ये होता है ओ, इसका बढ़ना, ये जो है ना बढ़े, ज़्यादा हो, ये हाइड्रोजन या फिर घटे, या तो ऑक्सीजन बढ़ जाए या तो हाइड्रोजन घट जाए। अब हम ये जो चिन्ह का यूज कर रहे हैं ना जी, ये ऊपर की तरफ है कि इसका मतलब होता है बढ़ना, और ये जो इंक्रीज होता है इसका मतलब इंक्रीज यानी बढ़ना इंग्लिश में, और ये जो नीचे की तरफ एरो लगा रहे हैं इसका मतलब होता है डिक्रीज यानी घटना। तो यहाँ पे हम कह रहे थे कि ऑक्सीजन या तो बढ़े या तो फिर हाइड्रोजन घटे, दो में से एक प्रक्रिया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब उपचयन अभिक्रिया का भी हम आपको एग्जांपल बता दे रहे हैं। जैसे C+ है, C+O2 गिवन आउट CO2, इसमें क्या हुआ है ना जी कि ऑक्सीजन जो है इधर उत्पाद में बढ़ गया ना जी, ये कार्बन अभी सिंगल था, अभी आगे चल करके इधर ये बढ़ गया इसमें, तो ये उपचयन अभिक्रिया हुई। अब देखिएगा आगे अपचयन, अपचयन ठीक है, इसका उल्टा आप एक को याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद रहेगा। अपचयन का मतलब होता है पदार्थ में हाइड्रोजन बढ़े, यानी कि हाइड्रोजन जो है या तो बढ़ें या तो फिर ऑक्सीजन घटें, अपचयन में जो होता है, ठीक है। तो अपचयन में ऐसा होता है हाइड्रोजन बढ़े, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ठीक है। अपचयन का देखिए हम आपको दिखाते हैं इसी में, ये देखिए ये जो CuO है +H2,
अब हमने इसको हीट दिया, गर्म किया, ऊष्मा दिया, तो ये Cu में बदला प्लस H2 हो गया। अब देखिए इसके साथ तो O था, ये तो ऑक्सीजन की कमी हुई, इतनी ये रिएक्शन जो है ये तो अपचयन की कहलाई। परंतु इधर ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये हाइड्रोजन जो हैं इनके साथ ऑक्सीजन बढ़ भी रहा है, तो ये इधर जो है ये उपचयन की भी रिएक्शन हो रही है। और जब भी अपचयन उपचयन दोनों एक साथ रिएक्शन होती हैं, जैसे अपचयन भी हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये इधर उपचयन भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन जब दोनों एक साथ होती हैं अपचयन उपचयन, उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना जी, इसको ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा पूछा जाने वाला टॉपिक है, इसको ध्यान दीजिएगा। जल्दी से चैनल को वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो हम आपको एक चीज़ और बताना भूल गए कि यहाँ पे जो विस्थापन अभिक्रिया जिसे आप लोग कहते हैं, इसी को एग्जाम में कभी कभी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिस्थापन का मतलब समझिए कि प्रतिस्थापित कर देना या हटा देना, वही बात है। तो इसे कभी कभी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये शायद लास्ट है। दैनिक जीवन में जो है उपचयन अभिक्रियाओं के जो प्रकार होते हैं इसे पढ़ते हैं। चलिए, संक्षारण पहला जो है ना जी, संक्षारण, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि से संपर्क में आती है। देखिए, जब कोई धातु बोले तो मेटल, यानी कि जैसे लोहा हो गया, सोना चांदी, ये सब धातुएं हैं, लेकिन हम इसको लोहे को ज़्यादा आगे रखते हैं। ठीक है, जब ये आर्द्रता यानी कि नमी जो होती है, आपने देखा होगा जब पानी बरसता है तो नीचे जो ज़मीन होती है वो थोड़ी गीले हो जाती है, उसे हम लोग नमी या आर्द्रता कहते हैं। और वायु यानी कि खुली हवा के संपर्क में रखी जाए, या फिर पानी के साथ रख दी जाए, या फिर किसी एसिड में रख दिया जाए, तो आदि से जो है ना इसके संपर्क में रहने यानी इसके साथ रहने से क्या होगा कि धातु का क्षरण होता है। धातु का क्षरण से मतलब समझे, धातु धीरे धीरे गलना शुरू होती है, वो टूटती जाती है, मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी पूरी धातु। इसी को हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है ना जी, इसी के लिए हम क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए। लोहे पे जंग लगता है, जैसे आपका घर का गेट है या जंगला है, कुछ है, उसको देखिए, उस पे जो है जंग लगता होगा। उस जंग को हटाने के लिए क्या किया जाता है, उस पर पेंट किया जाता है, या फिर उस पर तेल की लेयर चढ़ाई जाती है। तेल की लेयर का मतलब समझे, तेल की परत। इधर अब आपको लिखा होगा तांबे में जो है हरी पत्ती, आपको हरी हरी परत दिख रही होगी, कभी आपने अगर गौर से देखा होगा तो देखिएगा। चांदी पर जो है काली परत चढ़ जाती है, जैसे काफ़ी नमी के संपर्क में रही। अपनी माता जी की जो है मीना या पैल समझते हैं ना जी, उसको देखिएगा, वो थोड़ा जब ज़्यादा दिन हो जाएंगे नमी के संपर्क में रहेगी तो उससे क्या होगा ना जी कि वो काली पड़ जाती है। तो ये जो संक्षारण का ही एक वो है, इफेक्ट है। अब आगे समझिएगा। विकृत गंधिता, इसका मतलब होता है कि वसा युक्त जो, जैसे वसा तैलीय खाद्य सामग्री जो होती है, जैसे ज़्यादा देर वायु के संपर्क में आती है ना तो ये उपचयित हो जाती है, यानी कि जो है इसमें ऑक्सीजन की अधिकता आ जाती है। ठीक है ना जी, इससे क्या होता है, इसके स्वाद में और गंध में परिवर्तन हो जाता है। कभी आपने अगर सड़ी सब्जी देखी हो ना, उसके पास से कभी निकले हो, जैसे बारात ख़त्म हो गई उसके बाद जो सड़ी सब्जी बचती है उसके पास से अगर निकले होंगे तो देखा होगा कितनी अजीब सी गंध होती है। ठीक है ना जी, तो वही होता है कि ये उपचयन का मतलब यही हो गया कि सड़ गया, सीधी बात है। वसा तैलीय युक्त खाद्य पदार्थ को अब ज़्यादा दिन तक ऐसे खुले में रखेंगे ना जी तो धीरे धीरे सड़ने लगता है, वायु के संपर्क में आने से वो सड़ जाता है या खराब होने लगता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुरकुरा आता है, न जाने कितने दिन पहले से वो बना रखा हो, आपने देखा उसका MFG लिखा होगा, कभी देखिएगा। इतने 2 महीने 3 महीने से वो आपके पास बाद में पहुंचा और उसके बाद क्या हुआ, आप उसे खाए, जबकि ना वो आपको सड़ने की गंध देता है ना कुछ। इससे क्या होता है, आपने देखा होगा जो कुरकुरा आता है वो थोड़ा फूला फूला रहता है उसका पैकेट, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो कुरकुरा खराब ना हो। इसीलिए बहुत दिनों बाद भी जो है ना कुरकुरा आपका खराब नहीं होता। तापमान के आधार पर अभी रासायनिक अभिक्रियाओं के 2 और पार्ट बनाए गए, 2 और भाग होते हैं, इन्हें भी चलिए पढ़ लेते हैं तेजी के साथ। आइए, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। देखिए, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं,
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को पहले समझते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के बनने के साथ, जैसे ये CH4 है और ये O2 है, ये तो बनता है, ये दोनों अभिकारक रिएक्ट करते हैं तो CO2 और H2O तो बनता ही है, साथ में कुछ ऊष्मा, बोले तो ऊर्जा या गर्मी जो है वो निकलती, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब ही होता है निकलना, ठीक है ना जी। उसका ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 को प्राकृतिक गैस कहते हैं, ऑक्सीजन की ही मदद में हर चीज का दहन होता है, तो इससे CO2 बना, प्लस 2H2O बन गया। CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, किसी भी चीज़ को जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल निकलती है, और ये पानी बच गया। अब कुछ ऊष्मा निकलती है, गर्मी जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना जी। अब आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी को सीधा समझिए, ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा इससे निकलती है, उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है। हाँ, ऊष्माशोषी का मतलब है कि इस अभिक्रिया में हमको ऊष्मा देनी पड़ती है जिससे कि ये अभिक्रिया हो जाए। ये सेम एज वियोजन अभिक्रिया की ही तरह होती है। और क्या बताएं आपको, इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, वो आपकी बुक में दिए होंगे, जो भी आप बुक लिए होंगे बालाजी की या कोई भी अभी गवर्नमेंट वाली, उसमें बुक दिए होंगे। ये चैप्टर की जो थ्योरी है, इसे पढ़ने के बाद उन थोड़े से प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके इस चैप्टर के नंबर तो फिक्स हो गए। और साथ में हमारे साथ एकदम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एकदम। हम रेगुलर एक वीडियो आप लोगों के लिए एकदम डालते रहेंगे। हाँ, इसलिए डालेंगे ताकि आप, भाई देश का भविष्य है, आपको समझ में आना चाहिए। शुरू किया है साइंस का, जो है साइंस है हमारी, ये हम साइंस में डेली 30 या 40 दिन के अंदर पूरी साइंस का आपको रिवीजन करा देंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी लगवा देंगे ताकि आपका कोई भी नुकसान हो। आप बोर्ड में जो है साइंस में 90+ तो स्कोर कर ही लें, इसीलिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप भी हमारे लिए मेहनत कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए, इसे दोस्तों का भी भला करिए। इसके बाद हम लोग अभी जो है मैथमेटिक्स के लिए भी मैथ भी चलाएंगे। अब मैं ही पढ़ाऊँगा और कोई नहीं, क्योंकि अभी हमारी थोड़ा टीम छोटी है, लेकिन हाँ जल्दी बड़ी हो जाएगी। आप लोगों ने सपोर्ट किया तो जल्दी ही बड़ी होगी हमारी टीम। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं वहाँ वहाँ करिए जी। चलिए, धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, उसके लिए भी धन्यवाद। आपने वीडियो का पूरा मज़ा लिया होगा, उसके लिए भी धन्यवाद। और थैंक यू। फायरबर्न क्लासेज आप ही के लिए बनाई गई हैं। रेगुलर यहाँ पर आपको एक ना एक वीडियो मिलती ही रहेगी, ठीक है ना जी। तो थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम इन फायरबर्न क्लासेज। एजुकेशन इज फ्री फॉर एवरीवन। हम की जो है शिक्षा हो वो या तो कम प्राइस में हो, जैसा कि अलग सर का है, या तो फिर एकदम फ्री हो, दो में से एक। अभी तो हम देखिए पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि यूट्यूब है, इस पे हमारा ना हमारा पैसा लगता है ना आपका लगेगा, तो यूट्यूब पर तो हम आपको फ्री पढ़ाएंगे। अगर भविष्य में मान लीजिए हमारी फैकल्टी बड़ी होती है तो उसमें जो है मान लीजिए थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोएस्ट ही रखेंगे आपके लिए, तो वही 200-300 खान सर की तरह हम सस्ता से सस्ता रखेंगे, ठीक है ना जी। थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम टू फायरबर्न क्लासेज एंड थैंक यू।